हेलो, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार, केम छो, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब घर में होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे और साथ के साथ पढ़ भी रहे होंगे। तो मैं आपका जीतू भैया फिर से आपके लिए लेकर आया हूँ लेक्चर चैप्टर नंबर 2 का, ये लेक्चर नंबर 10। ठीक है, हमने अभी तक चैप्टर ओवर कर दिया, जितनी भी थ्योरेटिकल पार्ट थी वो सारा हमने पढ़ लिया है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, वो है हमारे न्यूमेरिकल्स। ठीक है, यहाँ पे भी हमने कुछ सिलेक्टेड न्यूमेरिकल्स रखे हैं, वही जो कि एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। तो आज हम कुछ सिलेक्टेड न्यूमेरिकल्स देखेंगे। इसमें से भी कुछ न्यूमेरिकल हम ऑलरेडी कर चुके हैं और जो रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स हैं आज अपन वो खत्म करेंगे। फिर नेक्स्ट लेसन में हम बैक एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं वो भी करने वाला है। ठीक है, चलिए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं हमारी पहली स्लाइड के साथ। हमारी पहली जो स्लाइड है, जैसा कि आपको पता है ये टॉपिक है हमारा एनसीईआरटी के उदाहरण। तो हमारी जो पिंकी मैडम है, नहीं चिंकी मैडम थी हमारी, है ना, चिंकी मैडम जो हमारी, वो फिर से आ गई है आप लोगों के लिए उदाहरण लेकर के। ठीक है, उदाहरण चिंकी मैडम देगी और सोल्यूशन जीतू भैया करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं पहले एग्जाम्पल से। बहुत अच्छे एग्जाम्पल है। वैसे देखा जाए तो ये जो एग्जाम्पल है वो सिर्फ और सिर्फ बनाया गया है आप लोगों को एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताने के लिए। ठीक है, जो आगे आने वाले न्यूमेरिकल्स हैं उसमें काफी हेल्प करेंगे इनके रिजल्ट्स। इनके रिजल्ट्स कुछ इस तरीके से हैं जो आपको दिख रहे होंगे सामने। ये हमारा वापस जग्गू भैया छोटे से ना कॉर्नर के अंदर, तो इन जग्गू भैया ने यहाँ पे नोट्स बना लिए। आप लोग भी आई होप बनाते होंगे। तो इसने भी यहाँ पे कुछ नोट्स बना लिए हैं कि भाई 1 डिग्री में कितना रेडियन होता है, 1 सेकंड में कितना, 1 मिनट में कितना रेडियन होता है और 1 सेकंड में कितना रेडियन होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन यही है हमारे पास। क्वेश्चन ये है कि हमको 1 डिग्री, 1 मिनट और 1 सेकंड के अंदर कितना कितना कोण जितना भी होता है उसको रेडियन में परिवर्तित करना है। ठीक है, अब जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया था, इससे पहले वाले लेसन में मैंने बहुत बार बताया कि जो हमारा डिग्री होता है 1 डिग्री, वो कितने रेडियन के कितने मिनट के बराबर होता है, 60 मिनट के। और 1 मिनट जो हमारा कितने के बराबर होता है, 60 सेकंड के। ठीक है, तो यहां से हमने कंक्लूजन निकाला कि हमारा जो 1 मिनट होगा 1/60 डिग्री के बराबर होगा। और यहां से हमने कंक्लूजन निकाला कि हमारा 1 सेकंड जो होगा 1/60 गुणा 1/60 डिग्री के बराबर होगा। ये मैंने आपको लेसन नंबर 3rd और 4th में भी ये बात आपको बताई है। ठीक है, तो यहां से हमको क्या करना है, हमको इसका डिग्री का और मिनट का और सेकंड का मान किस में निकालना है, रेडियन में। अब हमें इतना तो पता ही है कि हमारा जो देखो इसमें एक अच्छा सा हिंट भी दिया हुआ है कि 360 जो होता है वो 2 पाई के बराबर होता है। ये मैंने आपको बताया ही था कि हमारा जो 360 डिग्री होता है वो कितने के बराबर होता है, 2 पाई रेडियन के। रेडियन को शॉर्ट में लिखते हैं RAD, इसलिए हम लिखेंगे सिर्फ RAD। या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि 180 डिग्री जो है वो पाई रेडियन के बराबर होता है। तो यहां से एक छोटा सा कंक्लूजन आया, 1 डिग्री जो है वो पाई बटा 180 रेडियन के बराबर होता है। यानी कभी भी अगर हमें वैल्यू निकालनी है डिग्री से रेडियन में तो हम उसको पाई बटा 180 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो बस ये अपने को करना है। अब डिग्री का मान तो रेडियन में साफ साफ दिख रहा है कि भाई यहाँ पे पाई का मान रखो, क्या होता है 3.14 या 22/7 और उत्तर पाओ और ये उत्तर आएगा। हमें उत्तर सीधा सीधा याद ही करना है इसका। अब सर इतनी बड़ी वैल्यू तो याद कैसे होगी, तो इसलिए देखो आपकी बुक में जो वैल्यू थी वो 1.754 थी, तो मैंने शॉर्ट करके लिख दिया 1.75 इंटू 10⁻²। इतना आपको याद करना पड़ेगा आगे के क्वेश्चंस के लिए। ठीक है ना, अब हमें निकालना है 1। अच्छा निकाला कैसे हमने, यहाँ पे पाई का मान रख दिया है 22/7 और गुणा 180। सॉल्व करने पे मान आएगा, हमें नहीं करना, हमें सिर्फ वैल्यू लर्न करनी। ये एग्जाम्पल थोड़ा सा आगे के एग्जाम्पल्स के लिए इंपॉर्टेंट है इसलिए डाला है। ठीक है, तो आपको ये वैल्यू सीधी सीधी लर्न ही करनी पड़ेगी। इसमें से जो दूसरा पार्ट है इसका, यानी हमें जो मान निकालना है किसके अंदर, 1 मिनट के अंदर। तो 1 मिनट जो है आपका वो कितने के बराबर है, 1/60 डिग्री के बराबर है। तो 1 मिनट जो हमारा 1/60 डिग्री के बराबर है। और डिग्री को रेडियन में परिवर्तित करने के लिए पाई बटा 180 से गुणा करते हैं, ऐसा कर सकते हो। या एक पाई बटा 180 जो आपका आया है उसको, जो भी इसका मान आया है ये 1.75, इसको आप 60 से भाग दे दो। ठीक है, सिंपल, बहुत सिंपल है। देखो 1 मिनट जो है 1/60 डिग्री के बराबर था, 1 डिग्री का मान अपने रेडियन में निकाला पाई बटा 180, या 1.75 इंटू 10⁻²। इसको सीधा सीधा सिर्फ किससे डिवाइड करना है, 60 से। एक बार 60 से डिवाइड करोगे तो मिनट की वैल्यू आएगी, और 2 बार 60 से डिवाइड करोगे तो सेकंड की वैल्यू आएगी। तो इसको सॉल्व करने पे जो वैल्यू हमारे पास आ रही है वो लिखी है। इसको याद करने का सबसे सही तरीका है, आप इतनी कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू मत याद करो, आप लगभग याद कर लो, 3 × 10⁻⁴ रेडियन।
ठीक है, 3 गुणा 10 की घात माइनस का 4 रेडियन, ये आपको याद करना है। और लास्ट देखिए, ऐसे जब आप 1 सेकंड में निकालोगे तो 1 सेकंड में आ जाएगा 1/60 गुणा 60 डिग्री, और वही इसको पाई बटा 180 से गुणा कर दोगे तो ये किस में आ जाएगा, रेडियन में। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं कि हमें इसको पाई बटा 180 से गुणा करना है। गुणा करने पे आपके पास तो साइड में जो वैल्यू लिखी है वो आ जाएगी, इसको लगभग याद कर लो, 5 गुणा 10 की घात माइनस का 6। क्वेश्चन में हेल्प कर लेगा हमारी, ठीक है। डिग्री में बोले तो 1.75, मिनट में बोले तो ये रहा हमारा 3, और अगर सेकंड में बोले तो 5, ठीक है ना। डिग्री में 1.75, मिनट में 3, और रेडियन में सॉरी 1 सेकंड में 5। अब पावर भी देखो कितनी आराम से याद होगी, 2 4 6, 2 का पहाड़ा चल रहा है, ठीक है। तो ये वैल्यूज हमें आगे यूज आने वाली है, इसलिए इस एग्जाम्पल को हमने यहाँ पे इंक्लूड करा है। तो चलो अब नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं, जो इसी का ये जो हमने यहाँ पे कंक्लूजन निकाले इसका यूज करके होगा, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे एक बार और आपको बता देता हूँ, 1 डिग्री जो हमारी वो कितने के बराबर थी, पाई बटा 180 के, ठीक है। पाई का मान हमने रखा 22/7 और गुणा कर दिया इसको 1/180 से, इसका मान निकालने पे आया हमारे पास 1.75 गुणा 10 की घात माइनस का 2 रेडियन। इसके बाद हमने करा 1 सेकंड के लिए, सॉरी 1 मिनट के लिए, पहले 1 मिनट फिर 1 सेकंड, तो पहले 1 मिनट कर लेते हैं। तो वो हो गया हमारा 1/60 डिग्री के, इसको रेडियन में परिवर्तित करा पाई बटा 180 से गुणा करके, जो आपका ऊपर मान आया है यानी 1.75, आप सीधा सीधा यूज करो क्योंकि इसका मान हमने निकाला है ऑलरेडी। तो ये आपने जो मान निकाला है इसको आप 60 से भाग दे दो, लगभग मान आएगा, वैसे तो 2.9 है पर आप 3 याद कर लो, कैलकुलेशन आसानी से हो जाएगी, ठीक है। तो ये रेडियन आ गया हमारे पास। इसी तरीके से लास्ट 1 सेकंड का हमारा मान जो है 1/60 गुणा 1/60 डिग्री, और या फिर हम क्या बोल सकते हैं कि हमारा जो मान आया था किसका, ये रेडियन वाला, ये पूरे का मान हमारे पास, अच्छा चलो मैं लिख देते हैं हम 1/60 गुणा 1/60 इंटू पाई बटा 180। अब इसमें से इतने वाले का मान तो कैलकुलेटेड ही है, ये वाला मान तो हमारा कैलकुलेटेड ही है, ये रहा, यूज करो ना। तो 3 गुणा 10 की घात माइनस का 4, और ये 60 से इसको आपने किया डिवाइड, आराम से हो जाएगा। ये लो 20 आ गया, 1/20 का मान होता है 0.05, इसको आप लगभग लिखोगे 5 गुणा 10 की घात माइनस का 6 रेडियन। तो ये 3 वैल्यूज आपको लर्न करनी है, ठीक है ना। एक तो ये 1.75, 3 और लास्ट में ये 5, ठीक है ना। पावर 2 -4 सिंपल, ठीक है। अब चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पे, बहुत प्यारा क्वेश्चन है जो मैंने आपको लेक्चर नंबर 3 के अंदर बहुत प्यारे प्यारे से डायग्राम बताए थे, पृथ्वी की त्रिज्या ज्ञात करना, चंदा मामा की त्रिज्या ज्ञात करना, वो सारे क्वेश्चन है। अच्छा, एक बच्चे का कमेंट भी आया था, उसने बोला था सर अगर पहली बार किसी साइंटिस्ट ने चंदा मामा की त्रिज्या ज्ञात करने की कोशिश की होगी तो उसने पृथ्वी और चंदा मामा के बीच का डिस्टेंस कैसे निकाला, है ना। उसने एक क्वेश्चन पूछा था, तो उस क्वेश्चन का आंसर वैसे मैंने दे दिया था, पर फिर भी मैं आपको बता देता हूं अगर किसी के दिमाग में ऐसा क्वेश्चन है तो, कि भाई ये हमारा चंदा मामा और ये हमारी धरती माता, चलो धरती माता को ब्लू कलर से बनाते हैं, ब्लू प्लैनेट है हमारा, तो हमारा ब्लू प्लैनेट, ठीक है। तो किसी ने मेरे से ऐसा पूछा, क्योंकि मैंने आपको वहां पे बताया था अगर आपको याद है तो, कि भाई हमने इसका यूज किया था कि इसके 2 कॉर्नर्स, एंड कॉर्नर्स लिए थे, ये कोण अपन ने निकाला था वहां पे, ठीक है। तो मैंने आपको बोला था पृथ्वी से आपको चंदा मामा के बीच की दूरी पता होनी चाहिए, जिसको हमने यहाँ पे स्मॉल आर बोला था, ठीक है। पर मेरे से एक बच्चे ने पूछा कि सर ये दूरी कैसे निकालेंगे, तो बेटा वैसे ही निकालेंगे जैसे पहले निकाली थी। ये हमारी धरती माता का मान लो कोई पॉइंट है, पहले मैं इसको हटाता हूं और बताता हूं आर कैसे निकला होगा इसी मेथड से। तो मान लो आप धरती के किन्हीं 2 बिंदुओं पर खड़े हो, ठीक है ना, जरूरी नहीं आप 2 एंड पॉइंट पे खड़े हो, मान लो इन 2 बिंदुओं पे खड़े हो, और इन 2 बिंदुओं से आपने जो हमारा चंदा मामा था उसके ऊपर कोण बनाए। तो मान लो कोण कितना बना, थीटा। तो आपको कम से कम थीटा तो पता है, इन 2 बिंदुओं के बीच की दूरी तो पता है, इतना तो कर सकते हो भाई। 2 जगह दूरदर्शी ले जाओ, एक यहाँ पे और एक मान लो 10 किलोमीटर दूर एक आपने पॉइंट लिया, यहाँ मान लो 50 किलोमीटर दूर एक पॉइंट लिया, फिर चंदा मामा को उसी बिंदु पर देखा जहां पहले देखा था, ठीक है ना। तो वो दूरी आपको पता चल गई, ये वाली
कोण आपको पता चल गया तो ये दूरी आपकी निकल जाएगी। जब आपसे ये दूरी निकल जाए तो फिर वो जो दूसरा एक्सप्रेशन था, यानी यही हमने एक बिंदु लिया और इस बिंदु से, जो इससे पहले वाला मैं बता रहा था आपको कि वही एक पॉइंट हम कंसिडर कर लेंगे और इसके दो जो व्यास के जो विपरीत दो बिंदु हैं उसको देख लेंगे। ठीक है, इस केस में हम जो हमने आर की वैल्यू पहले कैलकुलेट की थी वो यूज कर लेंगे। ठीक है, ऐसे करेंगे वहां पे। आई होप जिसने क्वेश्चन पूछा था उसका डाउट क्लियर हो गया होगा। चलो अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत सही क्वेश्चन है, उसी पे बेस्ड है। ठीक है, तो ये चौक डस्टर वाला हमने बैकग्राउंड रखा ताकि आपको स्कूल का थोड़ा फील आए कि हाँ भाई ऐसे हमारा स्कूल का चौक डस्टर होता है, चौक डस्टर और बोर्ड। तो देखो क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी के दो व्यासता विपरीत बिंदुओं ए व बी से चंद्रमा का प्रेक्षण किया गया। प्रेक्षण के दो बिंदुओं के बीच का कोण चंद्रमा पर आंतरिक कोण थीटा की मान इतनी है। पृथ्वी का व्यास लगभग इतना है। पृथ्वी से चंद्रमा के बीच की दूरी अभिकलित कीजिए। देखो इसके लिए हमने एक डायग्राम डाला है, ये रहा वो डायग्राम, बहुत खूबसूरत सा डायग्राम। ये हमारा ब्लू प्लैनेट यानी अर्थ हमारी धरती में आता, तो उसके हमने व्यास के दो बिल्कुल एंड पॉइंट्स, ये हमारा पृथ्वी का व्यास और इसके यहाँ पे बिल्कुल कॉर्नर पे एक पॉइंट ये रहा हमारा, इसको ए नाम दे दिया और इसको बी नाम दे दिया। तो देखो ये तो लिखा है कि व्यास के दो विपरीत बिंदु ए व बी से हमने चंद्रमा पे एक प्रेक्षण लिया, चंद्रमा पे कोई एक पॉइंट फिक्स कर दिया, उस पर प्रेक्षण लिया और प्रेक्षण के बाद जो थीटा का मान आया वो कितना आया, वो हमारे पास आया 1 डिग्री और 54 मिनट। ठीक है, और इसके बाद इसने क्या बोला कि पृथ्वी की त्रिज्या का मान, ये जो हमें दे रखा है ये है हमारी त्रिज्या, इसको हम लिख देते हैं ब्लू कलर से। आई होप दिखेगा, शायद नहीं दिखेगा तो चलो हम येलो कलर यूज कर लेते हैं। तो ये जो त्रिज्या हमें दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 1.276 गुणा 10⁻7 मीटर। ठीक है, ये हमारे पास आई। ठीक है, तो ये पृथ्वी का हमारे पास व्यास है, सॉरी त्रिज्या नहीं, व्यास हमें दे रखा है। ठीक है, ये हमें पता है और हमें पृथ्वी और चंद्रमा के बीच का डिस्टेंस निकालना। तो वही हमारा जो बेसिक फॉर्मूला था, थीटा बराबर एल बटा आर। ठीक है, जहां पे आर का मान हमें पता नहीं, एल का मान यानी आर्क का लेंथ, चाप की लंबाई वो ये रही, पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर 1.276 गुणा 10⁻11 मीटर और लास्ट थीटा का मान 1 डिग्री और 54 मिनट। अब प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम ये है कि जो थीटा का मान है वो होना चाहिए रेडियन में, लेकिन आ किसमें रहा है, डिग्री में। तो सबसे बढ़िया काम है भाई, क्या करो, या तो इस रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर लो तो शायद थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, या फिर आप इस डिग्री को रेडियन में बना लो, डिग्री को मिनट में बना लो, क्योंकि 1 मिनट के अंदर रेडियन का मान आपको पता है। क्या बोल रहा हूं मैं कह रहा हूं कि हमें 1 मिनट के अंदर कितना रेडियन होता है, अभी भी पढ़ा था 3 गुणा 10⁻⁴ रेडियन, ये हमने पढ़ा था। तो हम ऐसा काम करते हैं एक छोटा सा, कि जो हमें 1 डिग्री 54 मिनट दे रखा है ना, इसको अपन पूरा मिनट में कर देते हैं। तो 1 डिग्री में कितने मिनट, 60 मिनट प्लस ये 54, टोटल कितना हो गया हमारे पास 6 5 11 यानी 114 मिनट, यानी हमारे पास पूरी वैल्यू मिनट में। अच्छा वहां पर डिग्री लिख दिया मैंने गलती से। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 114 मिनट। अब 1 मिनट में अगर इतना रेडियन कोण बन रहा है तो 114 में कितना बनेगा, तो 3 गुणा 114 गुणा -4 रेडियन। अभी सॉल्व कुछ नहीं करना, जैसे अपन करते थे सरफेस एरिया वॉल्यूम जो चैप्टर होता था, मतलब आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला जो आपका चैप्टर है, लास्ट में कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, अब हमने निकालना क्या है, हमें निकालना है आर। तो हमारा फॉर्मूला है थीटा बराबर एल बटा आर। आर बराबर हमारे पास हो गया एल बटा थीटा। एल का मान कितना हमारे पास, वो रहा 1.276 गुणा 10⁻11। ठीक है, और नीचे हमारे पास आ रहा है 3 गुणा 114 गुणा 10⁻⁻4। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपसे कैलकुलेशन नहीं हो पाएगी, मतलब कैलकुलेशन बहुत ट्रिकी हो रही है, तो ये आपके जो 3 डिजिट है ना, आप इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर सकते हो। ठीक है, शॉर्ट कैसे कि 1.27 लिखा ना, इसको 1.28 कर लो, कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगी। तो हम ऊपर वाले को लगभग लिख सकते हैं 2 डिजिट तक, इससे ज्यादा नहीं करना मैं। तो 1.28 लिखा हमने, गुणा 10⁻11 लिखा हमने, और नीचे लिख दिया 3 गुणा 114
और ये गुणा 10 की घात माइनस का 4। जिन बच्चों को दशमलव के साथ खेलने में बहुत प्रॉब्लम आती है उन लोगों के लिए छोटी सी हिदायत, दशमलव हटाइए, नीचे उतने ही जीरो लगाइए, यानी 10 की घात 2 हो गया। ठीक है, अब ये भाई और ये भाई, ये -4 ये +2, आधार समान घातें जुड़ गई तो हो गया माइनस का 2। ठीक है, और ये देखो 114 128 से 2 बार पूरा पूरा जा रहा है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा काम हो गया हमारा। तो हमारे पास हमारा आया 2/3, नीचे हमारे पास आ रहा है 10 की घात माइनस का 2 इन दोनों भाई बंधुओं को सॉल्व करने के बाद, और ऊपर आ रहा है 10 की घात 11, और ये 2/3, और ये भाई साहब ऊपर गए तो ऋणात्मक से क्या हो गए धनात्मक, क्योंकि ऊपर जाते जो हमारा चिन्ह परिवर्तित हो जाता है, तो हमारे पास इसका आ जाएगा 13। तो ये इतना लगभग हमारी दूरी आ रही है। आप चाहो तो इसको और सॉल्व करना चाहो तो लिख दो, 0.666 आएगा, लगभग इतना मान है इसका। ठीक है, हो सकता है बुक से आपकी वैल्यू थोड़ी सी वेरी करे। ठीक है ना, वैसे तो हम एक दशमलव के बाद, मतलब एक डिजिट के बाद, एक अंक के बाद दशमलव लगाते हैं। आप चाहो तो लिखना चाहो तो लिख लो कि 6.7 आएगा, और जब आपने दशमलव को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करा तो आपकी जो घात है वो एक कम हो जाएगी, तो 10 की घात हमारे पास हो गई 12 मीटर। तो ये लगभग मान है ना, क्योंकि हमने 2.9 के बजाय यहाँ पे 3 यूज करा है, और यहाँ पे 1.276 की जगह 1.28 यूज करा है। ठीक है, पर आप एग्जाम में इतना कर आओगे तो गलत नहीं है। ठीक है, हो सकता है एनसीईआरटी से आंसर मैच ना करे हमारा, क्यों? क्योंकि हमने अप्रोक्सीमेट वैल्यू ली, इतना भी करोगे तो भी चल जाएगा। ठीक है, 1-2 पॉइंट का फर्क आएगा, वो ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं, क्योंकि हमारे पास केएलसी तो है नहीं एग्जाम में, तो हमसे जितनी कैलकुलेशन हो सकती थी हमने कोशिश करी पूरी। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन था काफी सही क्वेश्चन था। ठीक है, जो हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था थीटा बराबर L/R, और चंदा मामा से धरती माता की दूरी निकालने के ऊपर, बहुत सही क्वेश्चन था। ठीक है, अब चलते अपन आगे। ये भी कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है जहां पे हमारे पास वापस हमारी मैडम आ गई। तो आपको दिख रहा होगा हमारी चिंकी मैडम हर क्वेश्चन में आती है और हमसे क्वेश्चन पूछ के और भाग जाती हैं और बोलती है अब आंसर तुम निकालो। ठीक है, तो देखो प्रॉब्लम क्या है कि सूर्य के कोणीय व्यास की माप। अच्छा, एग्जाम्पल नंबर ऊपर लिखा है, आप देख लीजिए, आप बुक में देख सकते हो। सूर्य के कोणीय व्यास की माप इतनी सेकंड है, पृथ्वी से सूर्य के बीच की दूरी d इतनी है, सूर्य का व्यास परिकलित कीजिए। ये भी बहुत सही क्वेश्चन है। पहले मैं आपको इसका फिगर बताता हूं और बताता हूं फिर क्या बोलना चाहता है। तो हमने बोला कि भाई हमें क्या करना है, हमें सूरज दादा के व्यास की वैल्यू अपने को निकालनी है, इसकी सूर्य दादा की, और पृथ्वी से इसकी जो दूरी हमें दे रखी है वो दे रखी है हमें 1.2496 और गुणा 10 की घात 11। ठीक है, तो हमने अपने धरती माता, क्योंकि हम सूरज बाबा तो जा नहीं सकते, ठीक है, तो हमने धरती माता से ही 2 पॉइंट लिए, सूर्य के अपोजिट 2 कॉर्नर, जैसे हमने चंदा मामा का व्यास निकाला था ना वैसे ही कुछ। तो हमने इन धरती माता से एक बिंदु लिया और इससे हमने सूरज दादा के अपोजिट 2 कॉर्नर्स पर ऐसे जो व्यास था उसके 2 बिंदुओं के बीच में जो कोण बन रहा है थीटा, वो हमें यहां पे दे रखा है 920 सेकेंड। ठीक है, और हमें पृथ्वी, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी दे रखी है। ठीक है, ये हमें पता है, यानी इस बार हमें R का मान पता है, और किसका मान निकालना है अपने को, इस बार हमें निकालना है L का मान। तो प्रॉब्लम वैसी ही है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो आ जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं इसके लिए नेक्स्ट पेज पे। R हमें दे रखा है 1.496 गुणा 10 की घात 11 मीटर। L हमें नहीं पता, L या S जो भी आप बोलना चाहो। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास थीटा का मान भी दे रखा है, कितना 1920 सेकेंड। बट भाई प्रॉब्लम ये कि हमें तो रेडियन में चाहिए होता है, तो वो ही पहला कॉन्सेप्ट जो पहले क्वेश्चन में था कि आप इसको कितने से गुणा करोगे, 5 गुणा 10 की घात -6, तो ये रेडियन में परिवर्तित हो जाएगा। हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। इसलिए बोला था आप याद कर लो, अगर डिग्री का याद नहीं होता तो कम से कम मिनट और सेकंड का याद कर लो। मिनट में 3 आता है और सेकंड में 5, उसमें -4, उसमें -6। ठीक है, तो उसी से हमने कर लिया। हमें L चाहिए, थीटा बराबर किसके होता है, L/R के या S/R के। अगर आपको S आता है तो आप ऊपर S लिख दो, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। यहां से L किसके बराबर आया, थीटा गुणा R के, ये इधर चले गए भाई साहब। ठीक है, अब थीटा हमारे पास कितना है, 1920 गुणा 5 गुणा 10 की घात -6 और गुणा
ये पूरी वैल्यू। अब सर इतनी बड़ी लिखेंगे क्या? नहीं, कोई इशू वाली बात नहीं है, आप परिवर्तित कर लो। इसकी वजह से यहाँ पे कितना आ जाएगा 10, 10 की वजह से यहाँ पे कितना आ जाएगा 5, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1.50, जिसको हम 1.5 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। और ये 10 की घात हमारा 11। अब इसको गुणा करने का होमवर्क आपका, आप गुणा करो और उत्तर निकाल के कमेंट करना कि आपका उत्तर इसका क्या है। लगभग इसका हम क्या मान ले रहे हैं 1.5। आप थोड़ा सा राउंड ऑफ कर सकते हो, कोई इश्यू वाली बात नहीं है, ठीक है। राउंड ऑफ करने का वही स्ट्रेटेजी मैंने लास्ट क्लास में आपको सिखाया था। ये लो हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास किसके अंदर मीटर के अंदर ही वैल्यू आ जाएगी। सॉल्व कीजिएगा, आपके पास मान आ जाएगा। मैं थोड़ा सा रिड्यूस करके आपको दे देता हूँ। ये 1920 एज इट इज, 5 एज इट इज। ये 1.5 नहीं आता तो दशमलव हटाओ, नीचे 10 लगाओ, 1 0 से 1 0 कटेगा, ठीक है। फिर हमारे पास आएगा माइनस का 6, इसका भाई ये रहा 11, तो माइनस का 6 और इसका भाई ये 11, दोनों को जोड़ दो क्योंकि आधार समान तो घातें जुड़ जाती हैं। 192 192 गुणा 5 गुणा 15 गुणा 10 की घात 5 मीटर। सॉल्व करना, आराम से उत्तर आ जाएगा, ठीक है। इतनी कैलकुलेशन तो कर ही सकते हो, ये तो बहुत बड़ी कैलकुलेशन नहीं है, ठीक है। चलो, तो हमने इस पे बेस 2 क्वेश्चंस पढ़ लिए। एक ये बहुत प्यारा सही, बहुत सही सा क्वेश्चन था, और एक इससे पहले जो हमने पढ़ा ये वाला, ठीक है ना। एक के अंदर हमने पृथ्वी का व्यास हमें दे रखा था और पृथ्वी और चंदा मामा के बीच की दूरी ज्ञात करनी थी, और दूसरी प्रॉब्लम के अंदर हमें सूरज दादा का इस बार व्यास निकालना था, ठीक है, यानी इस बार हमें एल निकालना था, आर दे रखा था। चलो चलते हैं आगे। ये तो बहुत 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 इजी प्रॉब्लम है, ठीक है। जैसा मैंने आपको बोला था, जो मैंने आपको घातीय त्रुटि जो पढ़ाई थी उस पे बेस्ड है, बहुत इजी प्रॉब्लम है, ठीक है। मैं आपके लिए z एक्सप्रेशन वापस नीचे लिख देता हूँ। ये ऐसा कुछ लिखा है, a की घात हमारे पास लिखी है 4, b की घात लिखी है 1/3 अपॉन c, d की घात लिखी है 3/2। तो z में पूछ रहा अपन से आपेक्षित त्रुटि, वही यार अपेक्षित त्रुटि, डेल z अपॉन z, घात में तो वैसे भी आता है, ये पूछ रहा अपन से, ठीक है। तो देखो डेल z अपॉन z, जो रूल बोलता है घात को ले आओ आगे तो 4 आ जाएगा आगे, और इसकी अपेक्षित त्रुटि प्लस इसकी घात ले आओ आगे, 1/3 आ गया आगे, डेल बी अपॉन बी, प्लस इसके ऊपर तो घात ही नहीं है, जिसका कोई नहीं तो भगवान तो होता है, तो 1 लगा लो, 1 नहीं लगाओगे तो भी चलेगा और लगा दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना। और इसकी घात कितनी 3/2, इसको भी ले आओ आगे, तो ये 3/2 डेल डी अपॉन डी, ये आ गया हमारे पास अपेक्षित त्रुटि। अब मान लो एग्जामिनर ने, स्कूल के टीचर ने आप लोगों को फंसाने के लिए छोटा सा काम किया। वो छोटा सा काम क्या था? वो छोटा सा काम ये था कि भाई ए का मान, बी का मान, सी का मान, डी का मान दे दिया। बोले बेटा ए की प्रतिशत त्रुटि है, मान लो एग्जाम्पल एक्स्ट्रा में है ना, इसका पार्ट नहीं एक्स्ट्रा है, तो ए के अंदर उसने प्रतिशत त्रुटि दे दी। टीचर बोली बेटा तू ऐसा कर, ए के अंदर प्रतिशत त्रुटि ले ले मेरे से 0.5%, बी की प्रतिशत त्रुटि ले तुम 3%, और सी के अंदर प्रतिशत त्रुटि ले लो तुम 1%, और डी में प्रतिशत त्रुटि तुम ले लो, मान लेते हैं चलो कितना लें 4%, और बोले अब निकालो भाई जेड के अंदर प्रतिशत त्रुटि। तो कोई बात नहीं, अपन ने तो पढ़ा है, दोनों तरफ करेंगे 100 से गुणा, ये भी प्रतिशत में, ये भी प्रतिशत में, ये भी प्रतिशत में, ये भी प्रतिशत में, और ये भी प्रतिशत में। तो बस 100 से गुणा करने के बाद जेड में प्रतिशत त्रुटि कितनी आ जाएगी, देखो 4 गुणा 0.5, ये हमारे पास डेल ए अपॉन ए गुणा 100 का मान, प्लस 1/3 गुणा इसमें कितनी त्रुटि है 3, तो ये 3, प्लस 1 गुणा डेल सी अपॉन सी में 1, प्लस 3/2 गुणा 4। सॉल्व कर लो, उत्तर आ जाएगा। अब जैसे इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 2, प्लस इसमें आएगा 1, प्लस 1, प्लस 6, तो त्रुटि आ गया हमारे पास 6 और 2 8 और 2 10% की त्रुटि आ रही है जेड में। हो गया, पर ये एक्स्ट्रा था ना, अगर होगा तो ज्यादा से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने के लिए वही देगा, वरना इस तरीके के एक्सप्रेशन में त्रुटि निकालना सबसे आसान काम होता है, ठीक है। चलो, तो हमारी मैडम भी काफी हैप्पी होते हुए, ठीक है, बड़ी खुश हो गई हमारी चिंकी मैडम कि बच्चे बहुत अच्छे क्वेश्चन कर रहे हैं। तो आई होप आप लोगों को भी मजा आ रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और नीचे कमेंट करना, ठीक है।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी बहुत सही क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत बड़ा है, बाकी है बहुत अच्छा क्वेश्चन। जैसे हमने पढ़ा था जब मैंने आपको इससे प्रीवियस वाला जो लेक्चर था, जब मैंने हमने त्रुटियों का मापन सीखा था, तो वहां पे अपने यही तो देखा था, वहां पे भी हमने 2 ही प्रतिरोध दिए थे आपको और 2 प्रतिरोधों के मान दे दिए थे और मैंने बोला था उनको श्रेणी क्रम में जोड़ो और बताओ उसके अंदर जो श्रेणी क्रम आएगा उसका रिजल्टेंट क्या आएगा, मतलब परिणामी जो है या तुल्य प्रतिरोध जो उसका मान क्या आएगा। तो वैसे ही कुछ क्वेश्चन है कि हमारे पास 2 प्रतिरोध दिए हैं, तो मान लो कि ये पहला प्रतिरोध, ये दूसरा प्रतिरोध, ये R1 ये R2। पहले जोड़ा इसे किसमें, 2 प्रतिरोधों को पहले जोड़ा गया श्रेणी क्रम में यानी सीरीज में, और दूसरी बार इन्हें जोड़ा गया पार्श्व, पार्श्व मतलब समानांतर क्रम में यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो ये हमारा हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन R1 और ये हो गया हमारे पास R2। तो बोला क्या इसने, R1 का मान ये रहा, R1 का मान ये रहा, तो आप मुझे बताओ श्रेणी क्रम में कितना क्या बोलते हैं कितनी त्रुटि और पार्श्व क्रम में कितनी त्रुटि, ठीक है ना, उनके तुल्य प्रतिरोध में। अब देखो हिंट दे रखी है, वैसे तो हो सकता है कि हिंट जो है आपको एग्जाम में मिले या ना मिले, तो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। अगर आपको सीरीज की नहीं मिली तो पैरेलल की तो मिलेगी मिलेगी, ठीक है। तो हिंट आपको एग्जाम में इसकी मिलेगी क्योंकि इसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है। इसके अंदर जो त्रुटि अपन निकालेंगे उसका ये फॉर्मूला आपको एग्जाम में मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। बाकी कुछ एग्जाम में मिले नहीं मिले उसकी गारंटी मैं नहीं देता, लेकिन ये मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमने जोड़ना सीखा है, हमने घटाना सीखा है, हमने भाग देना सीखा है, हमने घाते सीखी है, लेकिन हमने इस टाइप की प्रॉब्लम के साथ डील नहीं करी है। ऐसा आ जाए तो क्या करें, इसलिए एनसीईआरटी वालों ने खुद ने ही पहले इसका फॉर्मूला आपको दे दिया। बाकी एक स्कूल का टीचर भी मान के चलता है कि आपको इसके अलावा बाकी सब तो पता ही होगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं, बहुत इजी प्रॉब्लम है ये भी। सबसे पहले अपन श्रेणी क्रम के साथ चलते हैं। तो श्रेणी क्रम में आप सब जानते ही हो कि होता है हमारे पास संबंध, ये लिखा है हमारे पास, ये रहा हमारे पास संबंध ये वाला, ठीक है। तो नेक्स्ट इस पे चलते हैं। श्रेणी क्रम के अंदर देखो लिख देते हैं यहाँ पे श्रेणी और ये हो गया हमारे पास क्रम, ठीक है। तो श्रेणी क्रम के अंदर जो जनरल एक्सप्रेशन होता है वो क्या होता है, R बराबर R1 प्लस R2, ठीक है। R1 का मान हमें क्या दे रखा है, R1 प्लस डेल R1 प्रॉब्लम में कितना है हमारे पास, वो है हमारे पास 100 प्लस माइनस 3 ओम। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे 100 प्लस माइनस 3 और ये ओम, ठीक है। ऐसी R2 कितना हमारे पास, R2 प्लस माइनस डेल R2 इक्वल्स टू कितना हमारे पास 200 प्लस माइनस 4, यानी जब इसको मापा गया तो इसमें 4 ओम की त्रुटि आ गई, ठीक है। ये हमें क्वेश्चन में प्रॉब्लम में दे रखा है। तो सबसे पहले हमें R निकालना है, तो R तो हम सीधा सीधा निकालते हैं, दोनों को जोड़ दो। तो R का मान कितना आ जाएगा, R का मान हमारे पास आ जाएगा 100 प्लस 200, यानी हमारे पास इसका मान आ गया 300 ओम। अब हमें निकालना है डेल R, तो हमें पता है जोड़ने में तो सीधी सीधी उनकी त्रुटियां जुड़ती है। तो डेल R1 प्लस डेल R2 कितना मान आया, डेल R1 है हमारे पास 3, डेल R2 है हमारे पास 4, तो कितना होगा हमारे पास 7 ओम, ठीक है। तो यानी हमारे पास जो श्रेणी क्रम है उसके संयोजन में कितनी त्रुटि आई, मतलब टोटल इसकी वैल्यू क्या 300, तो मान हो गया और उसमें 7 ओम की त्रुटि है। तो ये तो बहुत आसान प्रश्न था। अब हमें समझना है कौन सा वाला पार्ट इसका, दूसरा वाला, ये बहुत मस्त है, ये वाला समानांतर क्रम आप सब जानते ही हो, तो उसको अपने को निकालना है, ठीक है। पहले तो सीधा सीधा मान निकाल लेते हैं। आपकी बुक में पार्श्व लिखा, पार्श्व लिखिए, अदरवाइज आप सब जानते हो इसको हम समांतर क्रम भी बोलते हैं। तो ये हमारा समांतर क्रम, ठीक है। तो ये हमारी लहर बनती हुई क्वेश्चन को टॉपिक को सजाते हुए सर हमें पता है कि जो भी, अब उसने पहले ऊपर वाले को R बोल दिया ना, तो नीचे वाले को उसने R डैश बोल दिया, अब R डैश बोल दो, नहीं तो फिर R बोल दो, कोई क्या फर्क पड़ना है। तो 1/R1 डैश इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। ये पढ़ा होगा आपने श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध का सूत्र, ये पढ़ा होगा समानांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध का सूत्र, तो बस वही लगा है। बस त्रुटि के लिए योग में ही लगता था, और समानांतर क्रम में क्योंकि इसकी त्रुटि हमने निकालना नहीं सीखी ना ऐसा कुछ, तो ये क्वेश्चन में दे रखा है, ये हम यहाँ से यूज करेंगे। पर वो बात की बात है, पहले इसका मान निकाल लेते हैं। तो देखो R1 का मान कितना 100, ओ 100 तो लिख देते अपन यहाँ पे कितना, ये 100 आ गया,
प्लस 1/3 200, दोनों का एलसीएम कितना 200। अब कितना आएगा यहाँ पे 2 प्लस 1, तो 1/r' का मान आया 2 और 1 हो गया 3/200, लेकिन हमें तो r' का मान चाहिए होता है, तो r' का मान कितना आया 200/3 और ये आ गया हमारे पास ओम। सॉल्व करना चाहो तो कर लो, 3 × 18 3 × 18 3 × 18 3 × 18, तो लगभग इतना ओम आ रहा है समांतर क्रम में। अब निकालनी है समांतर क्रम की त्रुटि, उस त्रुटि के लिए क्वेश्चन में दे रखा है ये सूत्र, तो इसका अपने को सीधा सीधा यूज करना है। ठीक है, कैसे आया वो मैं आपको बता सकता हूं, लेकिन सिलेबस में नहीं है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो डेल r' इक्वल्स टू, अच्छा यहाँ पे इसका स्क्वायर होगा, यहाँ पे आ जाएगा डेल r1 का स्क्वायर प्लस डेल r2 का स्क्वायर। ठीक है, बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, हाँ कुछ ऐसा एक्सप्रेशन है, अपने को बस सीधा सीधा यूज करना है। तो डेल r' का हमें मान पता नहीं, ठीक है, इसको एज इट इज छोड़ देते हैं। r का मान, r' का मान अभी अभी निकाला पीछे 66.66 66.66, लेकिन इसके साथ कैलकुलेशन भारी पड़ेगी तो ये वाला ले लेते हैं 200/3, तो यहाँ लिख देते हैं 200 और ये /3 का वर्ग, और यहाँ हम लिख देते हैं डेल r1 का मान, डेल r1 का मान कितना 3 और r1 का मान 100, तो 3/100, तो ये 3 और ये 100, 100 का हमारे पास होगा वर्ग। दूसरा प्लस डेल r2, ये देखो ये रहा डेल r2, ये रहा 4 और नीचे कितना 200, तो ये हो गया हमारे पास 4/200 का वर्ग। ठीक है, बस अपने को इसको सिंपली सॉल्व करना है। तो आपको चाहिए तो, क्योंकि डेल r2 का मान चाहिए, सॉरी डेल r' का मान चाहिए, तो इस 200/3 के वर्ग को वहां ले जाओ, तो ये 200/3 का जो वर्ग है वो यहाँ आ गया, अंदर यहाँ पे आ जाएगा 3 गुणा, अगर आप पावर के साथ डील करना चाहते हो, मतलब 100 को आप 10 की घात 2 लिख के करना चाहते हो तो वैसे कर लो, नहीं तो कोई सुनिए स्क्वायर करने में 4 जीरो लगा दो, कोई घबराने वाली बात नहीं, देख के घबराना मत। नीचे 2 का स्क्वायर हो गया 4 और ये हमारे पास हो गया इसके साथ जीरो, कितने जीरो हमारे पास वही 4, तो लगा देते हैं फटाफट से इसके अंदर 4 जीरो, 1 2 3 4, ओहो ये 4 से तो 4 ही कैंसिल हो गया, ये तो हमारे को बेनिफिट हो गया। तो अब देखो ये आ रहा है यहाँ पे 3 और यहाँ पे आ रहा है 1, नीचे तो दोनों में 10,000 आ रहा है, इसमें भी 10,000 है, इसमें भी 10,000 है, तो 3/10,000 प्लस 1/10,000, एलसीएम 10,000 ही आएगा, तो माना आया 4/10,000। ठीक है, अब इसको भी खोल लो, ये जो हमारा आगे वाला है, तो इसके अंदर वर्ग किया तो क्या आया 40,000, है ना, और नीचे आ गया हमारे पास 9। ठीक है, तो अभी आपका ये पूरा का पूरा 1000 से 1000 खा गया, 1000 को खा गया। ठीक है, कितना है हमारे पास 16/9, तो ये 16/9, तो 9 एकम 9, बचा कितना, बचा हमारे पास 7, 7 का हो गया 70, 9 7 63, ठीक है, फिर बचा 7, तो लगभग इतना प्रतिशत, इतना 1.77 ओम। तो डेल सॉरी r' प्लस माइनस डेल r' का मान कितना आया, देखो r' का मान हमने पीछे निकाला 66.66 66.66 और प्लस माइनस 1.77 1.77, ये हमारा उत्तर है। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। तो हमें एग्जाम में फॉर्मूला दे रखा होगा, बाकी तो बेसिक सी कैलकुलेशन है जैसे हमने पहले किया था। ठीक है, तो ये भी बहुत सही क्वेश्चन था, बहुत प्यारा क्वेश्चन था। अब जो आने वाला है वो बहुत धांसू क्वेश्चन है। ठीक है, देखो तुम्हारे मुन्ना भाई मेरे साहब आ गए और वो भी ये बोल रहे हैं, बोले तो एकदम रापचिक टाइप का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो बहुत मस्त क्वेश्चन है ये, बहुत दिमाग खुलेगा आपका इस क्वेश्चन को देख करके। ठीक है, बहुत सारी चीजें भी समझ आ जाएगी। ओके, तो क्वेश्चन जो है वो एक सरल लोलक पर है। ठीक है ना, सरल लोलक यानी सिंपल पेंडुलम, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था ऐसा। ठीक है ना, धागा है और नीचे बॉब बंधा हुआ होता है। ठीक है, तो इसके लिए छोटा सा GIF में हमने आप लोगों के लिए डाला है। हाँ दिख रहा है ना, अभी गति कर रहा होगा धीरे धीरे ना, एक बार वापस चलाते देखो। हाँ तो देखो ये हिलता हुआ आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे जो है ये यहाँ पे फिक्स होता है ना, इसको हम बोलते हैं कोई ना कोई सॉलिड सरफेस जहाँ से लटका हुआ, जैसे ऊपर से लटका दिया, नीचे धागा और नीचे बॉब। जब मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा तो आपको बॉब ला के दिखाएंगे और करके भी दिखाएंगे कैसे चलता है। ठीक है, अभी तो नहीं है, बस अभी तो कुछ क्वेश्चन है उसके ऊपर, वो देख लेते हैं। इसको बॉब बोलेंगे, ये धागा है हमारे पास। तो प्रॉब्लम क्या है कि एक सरल लोलक का दोलन काल t बराबर इस सूत्र से दिया जाता है।
ये फॉर्मूला अपन ने डिराइव भी किया था और लास्ट एग्जाम्पल में भी है, ठीक है। तो ये इसका समय आवर्तकाल जो है वो दे रखा है 2 पाई रूट में L बटा G, ठीक है। अब इसने क्या बोला, यदि L का मापित मान 20 सेंटीमीटर हो जिसमें 1 मिलीमीटर की यथार्थ मतलब त्रुटि है, ठीक है ना। यथार्थ मतलब हमने 1 मिलीमीटर का अप्रोक्सीमेशन कर रखा है, तो 1 मिलीमीटर का जब अप्रोक्सीमेशन किया है तो L का मापित मान हमारे पास कितना आया, L का मापित हमारे पास मान आया 20, तो सेंटीमीटर था ही, तो 20 और प्लस माइनस 1 मिलीमीटर की त्रुटि है तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर में परिवर्तित करो क्योंकि ये भी सेंटीमीटर में है। हमारा जो 1 सेंटीमीटर होता है स्केल का सब जानते होंगे, 1 सेंटीमीटर जो हमारा वो 10 मिलीमीटर के बराबर होता है, ठीक है। तो हमारा जो 1 मिलीमीटर है वो कितने के बराबर हो गया, 1/10 सेंटीमीटर। ये पहले मैंने आपको बताया था, यहाँ इसको हम बोलते हैं 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 1 मिलीमीटर हमारा 0.1 सेंटीमीटर के बराबर आ गया, तो हम लिखेंगे ये L का मान। L तो इसमें आराम से दे रखा था, ठीक है ना, तो L तो बहुत आराम से आ गया। दूसरे वैल्यू की बात करते हैं, तो इसको मैं रख कर देता हूं यहां से क्योंकि हमारे अभी काम नहीं आएगा, हमारे को L से मान से मतलब था, L मिल गया हमें। अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्या है इसके अंदर, और समय को 1 सेकंड विभेदन वाली कलाई घड़ी से मापा जाता है। वो आती है ना एक डिजिटल क्लॉक आती है, एक मिनट का चलता जाता है, एक से बढ़ती है, तो वो वाली हमारे पास कोई घड़ी कलाई घड़ी है और उससे हम मापन माप रहे हैं, ठीक है। स्कूल में पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट करना है, वैसे तो इसके लिए जो वॉच आती है वो मिली सेकेंड्स पे भी मेजर करके आपको दे देती है, सेकंड से भी छोटा होता है, लेकिन हम जिससे माप रहे हैं ना वो ऐसी घड़ी है जिसके अंदर 1 सेकंड का विभेदन है। मतलब मान लो 12 अभी बज रहे 12 बज के ऐसा कुछ टाइम मान लो कि 12 बज के 13 मिनट और 36 सेकंड हो रहे हैं, तो अगली बार ये 36 का कितना बताएगा, 37। तो हम कितने सेकंड का विभेदन कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 1 सेकंड का, यानी इसका लीस्ट काउंट यानी अल्पतम मान कितना है, 1 सेकंड। इन शॉर्ट ये बोलना चाहता है वो, इसका अल्पतम मान कितना है, 1 सेकंड, यानी 1 सेकंड का इसके अंदर एरर होगा अगर आप कोई भी मान मापते हो तो मापने पर यह पाया गया कि सरल लोलक के अंदर 100 दोलन, सरल लोलक जो है कि 100 दोलनों का समय 90 सेकंड है। तो यहाँ थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन अधूरा हो गया है, यहाँ पे हमें G के मान, यहाँ G के मान को निर्धारित कीजिए, G आएगा, G भूल गए यहाँ पे, मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे हमें G के मान का निर्धारण करना है, ठीक है। ये G स्मॉल g, ठीक है ना, ये जो स्मॉल g है ना इसके मान का अपने को पे निर्धारण करना है। एक्सपेरिमेंट में ये होता है एक्चुअली, हम टाइम से और L से हम G का मान ही निकालने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे भी अपने G का मान निकाल के देखते हैं कि हमारे लिए G का, अपने को G का मान भी निकालना है और उसमें त्रुटि भी निकालनी है। बेसिकली तो बस इसमें त्रुटि निकालनी है, पर मैं आपको सब बता देता हूँ, मान भी बता देता हूँ, त्रुटि भी। वैसे तो उसने सिर्फ और सिर्फ G के अंदर त्रुटि पूछी है इस क्वेश्चन में, G के निर्धारित मान में त्रुटि याद करनी है आपको। इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा लास्ट का लाइन कुछ अटपटी हो गई है, वैसे त्रुटि ज्ञात करनी है आपको, मतलब आपेक्षिक त्रुटि डेल जी अपॉन जी, लेकिन हम सब ज्ञात करेंगे। देखो कि भाई लास्ट वाली लाइन क्या लिखी है, वो मेन बात है कि सरल लोलक के अंदर 100 दोलनों के अंदर 90 सेकंड का समय लग रहा है, 100 दोलन 90 सेकंड के बराबर है, 100 दोलन 90 सेकंड के बराबर है। तो एक दोलन का समय कितना हुआ हमें, क्योंकि एक दोलन से मतलब है, एक दोलन का समय हमारे पास हुआ 90/100 सेकेंड, ये एक दोलन का समय, हमें एक दोलन से मतलब है, ठीक है। अब क्योंकि हमने दोलन का मान तो निकाल दिया, हमें टी का मान तो पता चल गया, लेकिन डेल टी का मान कैसे पता चले भाई, डेल टी बड़ी चीज है। तो उसने साफ साफ लिखा है कि जो हम हाथ वॉच यानी हैंड क्लॉक जो ले रहे हैं, कलाई की घड़ी जो ले रहे हैं, वो 1 सेकंड विभेदन वाली है। मतलब अगर हमने इससे 100 दोलन मापे हैं तो 100 दोलनों के अंदर त्रुटि कितनी आई होगी, 100 दोलनों की त्रुटि, 100 दोलनों के अंदर 1 सेकंड की त्रुटि हो सकती है, ठीक है, क्योंकि उसका अल्पतम मान कितना ही है। और तो एक दोलन के अंदर कितनी त्रुटि आई होगी, एक दोलन में 1/100 सेकंड की त्रुटि आई होगी, क्योंकि हम सिर्फ एक दोलन के बारे में बात करें। अगर मैं सारे के सारे 100 दोलनों के बारे में बात करता तो मैं यहाँ पे 90 सेकंड ही लेके चलता, और अगर मैं यहाँ पे क्या बोलते हैं 90 के 90 दोलनों के बारे में बात करता तो यहाँ पे मैं 1 सेकंड भी 1 सेकंड लेके चलता, लेकिन मैं एक दोलन के बारे में बात कर रहा हूँ इसलिए मैं लूंगा डेल टी का मान इतना आएगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास आया डेल टी का मान कि उसके अंदर इतने की त्रुटि, यानी 100 दोलनों में अगर 1 सेकंड की त्रुटि है तो एक दोलन के अंदर हमारे पास 1/100 सेकंड का अंतर आ सकता है। तो यहां से हमारे पास
टी प्लस माइनस डेल टी का मान कितना आया 90/100 प्लस माइनस 1/100 सेकेंड, और एल प्लस माइनस डेल एल हमारे पास आ गया 20 प्लस माइनस 0.1 सेकेंड का। सॉरी ये तो सेंटीमीटर में ना, इसमें भी भावना में भाग बह गया एमबी है ना, तो इसमें हमारा सेंटीमीटर है। ओके, तो हमें जी के मान के अंदर आपेक्षिक त्रुटि की गणना करनी है। सूत्र हो रहा टी बराबर 2π√L/g। अभी जी आपको कोशिश करना है जिसका भी मान आपको निकालना होता है ना, उसको हमेशा एक तरफ ले जाओ, बाकी सारी चीजों को दूसरी तरफ। तो हम जी के मान को एक तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं। तो टी बराबर हमें देखा 2π√L/g, लेकिन ये जी बेचारा रूट में बैठा है तो उसको रूट से बाहर लाना पड़ेगा। तो जब रूट से किसी चीज को बाहर लाना होता है तो दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। तो हम लिख देते हैं दोनों और वर्ग करने पर, दोनों और वर्ग करने पर, कर दो वर्ग, करने पर क्या आएगा टी का वर्ग, 2π का होगा 4π², और ये पूरा रूट हट जाएगा। हमें किसके मान से मतलब जी के, तो जी को उधर बाकी सबको उधर पटको, तो जी बराबर 4π का वर्ग L/t²। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। लेकिन हमें जी के अंदर आपेक्षिक त्रुटि निकालनी है। तो हमने देखा कि भाई यार ये तो गुणा भाग का प्रश्न हो गया, और गुणा भाग के साथ साथ देखो घात भी आ गई, यानी हमें घातों का यूज करना है। तो अगर मुझे जी में त्रुटि निकालनी है आपेक्षिक त्रुटि, तो डेल जी अपॉन जी किसके बराबर आ जाएगा हमारे पास, डेल जी बट्टा जी हमारे पास आ जाएगा 4π²। सॉरी, हम जब त्रुटि के बारे में बात करते हैं तो इसमें तो कोई त्रुटि होती नहीं है, तो 4π को आप भूल जाइए, क्योंकि मैंने आपको बोला था जो भी नियतांक होते हैं उसमें कोई त्रुटि नहीं होती, तो इसको छोड़ दो। सिर्फ किसके बारे में लिखना है अपने को, एल के बारे में। तो डेल एल अपॉन एल, क्योंकि घात एक ही है तो एक आगे लिखना चाहो तो लिखो, नहीं तो छोड़ दो। टी के ऊपर घात कितनी है 2, तो उसका 2 आगे आ जाएगा। ये हो गई हमारे पास इक्वेशन तैयार। बस अब मान रखना है, परोसो और खाओ। डेल एल का मान हमारे पास कितना है 0.1, और एल का मान कितना है 20, और प्लस 2, डेल टी का मान कितना है 1/100, और नीचे हमारे पास आ गया 90/100। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास, इसको डाल दो 90 में, कुछ ऐसा हमारे पास आ जाएगा। हाँ, तो बस हो गया ऑलमोस्ट सॉल्व। ये 100 से आपका 100 भाई मर गए, तो डेल जी अपॉन जी का मान, बस आपको इसको आगे सॉल्व करना है, और सॉल्व करने पे जो उत्तर है वो लिख दीजिएगा। इतना होमवर्क आपका हो जाएगा। अब खुद करोगे होमवर्क तो आ जाएगा, मैं बस बता देता हूँ। यहाँ पे आ जाएगा 1/200, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2/90, यानी 1/45। एलसीएम लेके सॉल्व कर देना, ठीक है। बस जो आएगा वही इसके अंदर अपेक्षित त्रुटि होगी। कोई प्रतिशत त्रुटि पूछ ले तो 100 से गुणा कर देना, ठीक है। बस इस तरीके से करना है। अब मान लो किसी ने बोल दिया यार मेरे को तो डेल जी चाहिए, अब क्या करोगे, तो हमें उसके लिए जी का मान निकालना पड़ेगा, और जी के लिए हम इस इक्वेशन का यूज करेंगे। तो जी का मान अगर हमें कोई निकालने के लिए बोल दे, वैसे क्वेश्चन में बोला नहीं है उसने, सिर्फ अपेक्षित त्रुटि पूछी है, पर मान लो पूछ लिया किसने कि भाई डेल जी भी बताओ, तो हम क्या बोलेंगे कि जी का मान हमारे पास कितना है 4π² इंटू एल कितना है ये रहा 20, और टाइम कितना है 90/100। ठीक है, ये 0 से 0 गया, जी का मान हमारे पास आया 4π² और 100 गुणा 2 और ये गुणा 9। बस इसको सॉल्व कर लेना, सॉल्व करने पे जो भी वैल्यू आएगी, ठीक है, वो वहां पे रख देनी आपको इस जगह, फिर उसको उधर ले जाना है। तो क्योंकि कैलकुलेशन बहुत लंबी हो जा रही थी, इसलिए एनसीईआरटी वालों ने भी बोला कि भाई अपेक्षित त्रुटि निकाल के तुम तो छोड़ दो, तो हमें पता चल जाएगा कि आपको अब क्वेश्चन करना आता है, ठीक है। क्योंकि कैलकुलेशन बहुत लेंदी है, पाई का वर्ग करना है, फिर वैल्यू रखनी है, फिर उसको यहाँ रखना है, फिर उसको वहां ले जाना है, बहुत ज्यादा झोलमोल है, ठीक है। तो इसलिए एनसीईआरटी ने बोला यहाँ तक सॉल्व करके छोड़ दो। हाँ, बस इसको सॉल्व कर लेना एलसीएम लेके, वो आपका होमवर्क है, ठीक है। चलो, ये क्वेश्चन बहुत इजी है, बट हमें यहाँ पे जिस चीजों के बारे में ध्यान रखना है वह सार्थक अंक, ठीक है। सार्थक अंक प्रीवियस क्लास में हो चुके हैं, तो जिसने नहीं देखा है पहले वीडियो देखना, फिर ये समझना, नहीं तो एग्जाम्पल समझ नहीं आएंगे। देखो क्या है, किसी पदार्थ के 5.74 ग्राम का आयतन इतना है, 1.2 सेंटीमीटर क्यूब। तो द्रव्यमान हमें दे रखा है, द्रव्यमान का मान हमें कितना दे रखा है 5.74 ग्राम, और हमें आयतन जो है वो दे रखा है, आयतन हमें दे रखा है 1.2 सेंटीमीटर क्यूब। हमें इसका घनत्व निकालना है। सार्थक अंकों का ध्यान रखते हो, तो घनत्व किसके बराबर था,
लास्ट क्लास में भी हमने जब वो पढ़ाया था मैंने टॉपिक, तो भी ऐसा कुछ बताया था, द्रव्यमान बटा आयतन। लेकिन क्योंकि सार्थक अंकों का ध्यान रखना है, और मैंने आपको बोला था गुणा भाग में हम जो भी रिजल्टेंट है, जो परिणामी है, उसमें उतने ही सार्थक अंक होने चाहिए जो भी मूल राशियां हैं, जो मूल राशि हमने लिया है द्रव्यमान और आयतन, उसमें से जिसमें भी न्यूनतम सार्थक अंक उतने अपने को लेने हैं। तो जैसे हमारे इस वाले के अंदर कितने सार्थक अंक है 3, और इस वाले में कितने सार्थक अंक है 2, तो रिजल्ट में भी कितने आने चाहिए सार्थक अंक 2। ठीक है, द्रव्यमान कितना आया 5.74, यहाँ पे आया 1.2। ये अगर आपको आता है दशमलव के साथ खेलना तो ठीक, नहीं आता है तो जो बचपन से करते आ रहे हैं वही करो। ठीक है ना, ये दशमलव हटाया नीचे 100 लगाया, और ये दशमलव हटाया तो ऊपर 10 लगाया, तो एक जीरो से अब एक जीरो को तो काट दो। लेकिन बाकी बच्चों को सॉल्व करना था, अब नॉर्मली सॉल्व करिए। अब देखिए 4 से 2 से किससे जा रहा है, 4 से जा रहा है क्या? लग तो नहीं रहा है हमें 4 से जा रहा है, नहीं 4 से तो नहीं जाएगा, 2 से काटना पड़ेगा। तो ये हो गया 6 बार, और ये 2 2 दूनी 4, 2 8 16 और 2 7 14। ठीक है, तो हमारे पास आया 2 8 7 बटा 6 और ये गुणा 10, तो लगभग में आएगा उत्तर। तो हमारे पास हो गया 6 3 18, 6 चौक 24, 4 आ गया है ना। मेरे बचा कितना 4, 4 का हो गया 47, 6 चौक 24, 4 बचा ऊपर लिख दो 47 हो गया, 47 6 7 42। ठीक है ना, दशमलव, तो 42 के बाद बचा 5, 6 8 48 के आसपास, और ये बट्टा हमारे पास आ गया 10। ठीक है ना, इतना निकाल लो बहुत है। तो हमारे पास मान कितना आया, वो आया हमारे पास 4.78 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। किंतु परंतु बंधु, हमें तो 2 ही सार्थक अंक चाहिए, आ तो 3 रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, राउंड ऑफ। हमें तो सिर्फ 2 ही सार्थक अंक चाहिए, मतलब यहाँ तक ही। इसकी वजह से मैंने आपको बोला था कल, इसके अंदर परिवर्तन आ जाता है। तो मान क्या आएगा 4.8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये हमारा उत्तर हो गया लास्ट। तो बहुत इजी प्रश्न था, बस आपको सार्थक अंकों का यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब आप आगे चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आज का लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद जो क्वेश्चन है एक वही हमें एक फॉर्मूला ड्राइव करना है 2π√/L/G। वो मैंने ऑलरेडी आपको करा दिया था, जिसने लेक्चर नहीं देखा वो देख लेना, तो आपको लास्ट वाला एग्जांपल समझ आ जाएगा। अभी हमने लास्ट एग्जांपल इसी को रखा है क्योंकि वो हो चुका है ऑलरेडी। तो हमें क्या करना है, प्रॉब्लम बहुत आसान है। देखो क्या है, ऊर्जा का ऐसे मतलब जूल होता है, आप सब जानते हो, और जूल के लिए आपको उसने इतना बड़ा फॉर्मूला भी दे दिया, मतलब आप आराम से विमा निकाल लो, हलवा पर रोज दिया आपको, आपके लिए तो उसने। तो किलोग्राम के लिए m के ऊपर 1, मीटर के लिए 2, और सेकंड के लिए -2। तो विमा अगर याद नहीं हो, फॉर्मूला याद नहीं हो, तो भी निकल आया। ठीक है ना, चाल यहाँ पे, चाल जो हमारा है ना, वेग जो है वो मीटर प्रति सेकंड में है, ये हमारी ऊर्जा यानी जूल का हो गया। वेग जो हमारा मीटर प्रति सेकंड है, उसके लिए हमारे पास हो जाएगा L1 और T-1, ये भी उसने बता दिया। त्वरण भी लिखा है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये हमारा V के लिए था, ये हमारा ऊर्जा को एनर्जी बोलते हैं, और त्वरण मतलब A हमें दे रखा है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, जो हो गया हमारे पास L1 और T-2। जैसे हम जानते हैं सेकंड के लिए हम T लिखते हैं, और मीटर के लिए L, और द्रव्यमान के लिए M। ठीक है, क्या बोलते हैं, मीटर प्रति सेकंड है। ऊर्जा C के लिए निम्नलिखित सूत्रों में से आप किस किस सूत्रों को विमीय दृष्टि से गलत बताएंगे। ठीक है, तो आपको बताना है कि ऊर्जा मतलब जो हमने ये जो ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, इसमें से कौन कौन से ऑप्शंस जो हैं वो करेक्ट है ऊर्जा के लिए। यानी ये जो K है ना, ये गतिज ऊर्जा को बता रहा है, ये गतिज ऊर्जा को बता रहा है, ये भी गतिज ऊर्जा को, और ये भी गतिज ऊर्जा को बता रहा है। तो ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, यहाँ पे आएगा गतिज, गतिज की जगह गरी हो गया। ये हमारे पास कौन सी ऊर्जा है, ये हमारे पास एक गतिज ऊर्जा बोल रहा है। तो गतिज ऊर्जा होती है काइनेटिक एनर्जी अंग्रेजी में, इसलिए लिखा है यहाँ पे K। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला अपने को चेक करना है, वैसे तो दिख रहा है साफ साफ गलत है, पर फिर भी लेफ्ट हैंड साइड क्योंकि ऊर्जा का है, ऊर्जा का यही वो चलेगा, विमा चलेगी। तो अगर यहाँ की विमा और वहां की विमा मैच कर जाए तो सूत्र सही है, अदरवाइज गलत है। पहला देखते हैं ए वाला। ए वाले में लेफ्ट से स्टार्ट, लेफ्ट राइट का क्योंकि हमें लेफ्ट का तो हमें पता ही आ रहा है, तो राइट हैंड साइड वाला देखते हैं M2 और V3। M द्रव्यमान का कितना M1, और घात उस पर कितनी आ जाएगी 2। वेग का देखो ये रहा L1 और T-1, इसके ऊपर घात कितनी आ जाएगी 3, लगा दो। M1 M2 L2 सॉरी L3, 3 पावर है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास L3
और ये हो गया t-3। तो देखो भाई क्या मैच कर रहा है क्या, वो आ रहा है हमारे पास m1 L2 और t-2। क्या ये दोनों आपस में बराबर है? नहीं है, यानी गलत हो गया, यानी हमारे पास क्या है, गलत दे रखा है, गलत है, ठीक है ना। अब दूसरा चेक करते हैं, वैसे तो हमें पता दूसरा सही है पर फिर भी चेक तो करना पड़ेगा ना, क्वेश्चन तो ये बोल रहा है। पार्ट बी वो है हमारे पास हाफ mv², हाफ का तो होता नहीं है, द्रव्यमान मतलब केजी में, तो गया हमारे पास m1 और ये हो गया हमारे पास वेग, वेग के लिए आप सब जानते हो L1 t-1 और घात उस पर आ जाएगी 2, तो गया m1 L2 t-2। वहां पे मैं ऊर्जा का भी तो यही दे रखा था, ये रहा, मैच कर रहा है, देखो कर रहा है सर, कर रहा है तो मतलब करेक्ट है, सही निकला हमारा, ठीक है। आगे चलो सी वाला, सी क्या बोल रहा है, MA K बराबर MA, ये तो गलत ही दिख रहा है वैसे, M का आ जाएगा हमारे पास M1, A का आ जाएगा हमारे पास L1 t-2। अच्छा नहीं आता ना फॉर्मूला याद नहीं, कोई बात नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में सब दिया हुआ है, जैसे उसने एक्सेलरेशन एंड त्वरण का दिया था तो हमने उसको पहले लिख दिया, ठीक है, तो मैं यहीं से डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ये आ गया हमारे पास, तो सूत्र है हमारे पास m1 L1 t-2, फिर हो गई गड़बड़ क्योंकि L भाई साहब गलत निकले, तो ये भी हमारे पास गलत होना चाहिए था, m1 L2 t-2 आ रहा है m1 L1 t-2, गड़बड़ है तो इसलिए हो गया गलत। आगे देखो लास्ट वाला D, वो हमारे पास 3/16 mv²। मैंने आपको क्या बोला था, चाहे आपका आगे कुछ भी दे रखा हो कांस्टेंट यानी नियतांक, हमें सिर्फ विमा जो निकलते हो पीछे वाले के निकलते, तो इसकी विमा और इसकी विमा में कोई बदलाव नहीं आएगा क्योंकि कांस्टेंट अलग अलग होने से विमा पे फर्क नहीं पड़ना। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा m1 L2 t-2, वापस नहीं निकालेंगे क्योंकि mv² पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, तो ये भी फिर विमीय दृष्टि से क्या निकला, सही, विमीय दृष्टि से सही है, फॉर्मूला सही नहीं है, ठीक है ना, हम सिर्फ विमीय दृष्टि के बारे में बात कर रहे हैं। तो हमने ही पाया, क्या पाया हमने कि भाई ये भाई साहब गलत निकले, ठीक है ना, ये भाई साहब सही निकले, ये भाई साहब गलत निकले और ये भाई साहब बिल्कुल सही निकले, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, कुछ क्वेश्चन हमने पहले खत्म किए हैं, तो आज के लिए लेसन के लिए हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम बैक के क्वेश्चंस करेंगे, कोई भी क्वेरी हो कमेंट कर देना, और इसी तरीके से आप वीडियो को देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हमें प्यार देते रहिए, हम आप लोगों के प्यार से मोटिवेट होते रहते हैं, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।